ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपको किसी ईएनटी सर्जन के पास जाना होगा, क्योंकि टिनाइटस डायग्नोज करना आसान नहीं है। इसमें डॉक्टर ईएनटी के सबसे पहले आपको डिटेल हिस्ट्री लेंगे, उसमें वो पता करेंगे कि आपका एग्ज़ामिन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, उसमें पता करेंगे कि साउंड किस प्रकार की साउंड है। उससे बहुत आइडिया लग जाता है कि आखिर कारण क्या है। मान लीजिए झिंगुर जैसी आवाज़ आ रही है, कान में से लग रहा है कोई क्रिकेट झिंगुर बोल रहा है, तो वो सनसनाहट आवाज़ आ रही है, सीटी बज रही है, तो इस तरह की साउंड्स आती हैं जहाँ कॉक्लियर डैमेज होता है, जहाँ हेयर सेल्स डैमेज होते हैं, कान की नस खराब हो रही होती है। और कहीं धब धब आवाज़ आ रही है या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर चल रहा है, वैसी आवाज़ आ रही है, तो वो एग्जामिन कर डॉक्टर्स को आइडिया लग जाता है कि ये क्या चीज़ का कारण, इसका क्या हो सकता है। दूसरा आता है फिर वो डॉक्टर हिस्ट्री लेने के साथ साथ फिर वो आपका एग्जामिन करेंगे, लोकल एग्जामिन होगा, ऑटोस्कोपी करेंगे या दूरबीन से कान को देखेंगे अंदर से कि कहीं उसमें कहीं वैक्स तो नहीं है, कहीं खूट तो नहीं है, या कहीं कान बह तो नहीं रहा है, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कहीं पर्दा तो नहीं फटा है। तो वो सब चीज़ें डॉक्टर देखेंगे और उसको वहीं पर ठीक करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए जैसे वैक्स है तो वैक्स को निकाल दिया, पर्दा है तो उसका ऑपरेशन होगा, पर्दा बनाया जाएगा। तो लोकल कॉज को डॉक्टर रूल आउट करेंगे देख के, एग्जामिन करके। और नेक्स्ट स्टेप पे आता है इन्वेस्टिगेशन में। जब उन्होंने देख लिया कि मान लीजिए कान अच्छा है, ऊपर से कोई फॉल्ट नहीं है, पर्दा वर्दा अच्छा दिख रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि आखिर अब और क्या कारण है। तो उसमें वो प्योर टोन ऑडियोमेट्री कराते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जांच प्योर टोन ऑडियोमेट्री होता है, जिसमें कि आपको एक चैम्बर में बैठा के कान में आवाज़ें सुनाई जाती हैं और ये पता किया जाता है कि आपका सुनाई का लेवल ठीक है कि नहीं, आपकी कहीं कान की नस तो नहीं ख़राब हो रही है, कॉक्लियर डैमेज तो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए वो प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं। ग्राफ बनता है, ग्राफ को पढ़ा जाता है कि क्या नसें कमज़ोर हो रही हैं कि नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट जांच आती है, जब डॉक्टर देखेंगे कि आपका प्योर टोन ऑडियोमेट्री भी ठीक है, लोकल कारण भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। उसमें कलर डॉपलर कराए जाते हैं या एमआरआईज कराई जाती हैं, ये देखने के लिए कि ब्रेन से कोई चीज़ तो नहीं है। जैसा हमने पहले लक्षण डिस्कस किया है कि जैसे ब्रेन में कोई ट्यूमर है या कोई हेड इंजरी है, उसके कारण से तो नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई खून की नसें मोटी तो नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए एमआरआई करके देखना पड़ता है जब कोई और कारण नहीं दिखता है। अब ये सब करने के बाद भी अगर कोई कारण नहीं मिलता है, अगर कारण मिल गया तो अच्छी बात है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर बाय द वे इसके बाद भी कोई कारण नहीं मिलता है, तब फिर कुछ अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें कि आता है सबसे पहले वाइट बॉक्स साउंड। उसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है, उसको वो बॉक्स कुछ साउंड्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए कि बारिश की आवाज़ आ रही है हल्की, या कुछ इस टाइप की सीटी या बांसुरी की आवाज़, कुछ इस टाइप की उसमें साउंड आती रहती है, जो पेशेंट अपने बेड के बगल में या कहीं रख लेता है। तो वो साउंड से उसका जो अपना कान का साउंड था वो दब जाता है और वो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो एक ये वाइट साउंड बॉक्स होता है। फिर आता है कि टिनाइटस रिट्रेनिंग थेरेपी। अब आप लोग अगर ध्यान से इस बारे में विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे अपने कमरे में ही कई प्रकार की आवाज़ आती रहती हैं, जैसे पंखे की आवाज़, एसी की आवाज़, घड़ी की टिक टिक करने की आवाज़। लेकिन ब्रेन अपने आप को इतना एक्टिव कर लेता है कि उन साउंड्स पे उसका ध्यान नहीं जाता है। कभी आप नोटिस करिए, अगर आप रात में घड़ी पे आपका ध्यान चला गया, घड़ी टिक 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 कर रही है, तो आपके दिमाग में वो साउंड एकदम और बढ़ने लगेगी, तो आपको लगेगा कि ये बहुत डिस्टर्ब कर रही है घड़ी की साउंड। लेकिन अगर नॉर्मली अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो आपको नहीं डिस्टर्ब करेगी। तो इस टिनाइटस रिट्रेनिंग थेरेपी में पेशेंट को ये समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उसके ब्रेन को ट्रेन किया जाता है कि वो ऐसी साउंड्स के ऊपर उसका बहुत ध्यान ना दिया जाए। तो इसमें इस थेरेपी में भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है काउंसलिंग या कॉग्निटिव थेरेपी, पेशेंट को काउंसिल किया जाता है कि इस साउंड पे बहुत ध्यान ना दें और कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है। कभी कभी पेशेंट बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, इवन
कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती हैं, पेशेंट इतना ज़्यादा इन साउंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनको एक बिहेवियर और एक कॉग्निटिव थेरेपी दी जाती है। उसके साथ साथ एक सेकंड ट्रीटमेंट होता है साउंड थेरेपी। उसमें साउंड कान में लगा के सुनाई जाती हैं, जिससे पेशेंट रिलैक्स होता है। और 80% लोग टिनाइटस थेरेपी ये जो होती है टिनाइटस रिट्रीविंग थेरेपी, इससे 80% लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। अब लास्ट ट्रीटमेंट बचता है जो आजकल लेटेस्ट है, वो है टिनाइटस मास्कर। टिनाइटस मास्कर अब नया चीज़ें इन्वेंट हो गई हैं, जिसमें कि हेयरिंग एड की तरह एक छोटा सा मास्कर होता है, कान में लगा देते हैं, जिससे पेशेंट को अगर कम सुन रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। उसके साथ साथ उसकी जो साउंड आ रही हैं उसको मास्क करने के लिए उसमें कुछ साउंड्स दी जाती हैं, जो हमेशा साउंड जाती रहती है। वो पेशेंट को जो अपनी साउंड आ रही थी, जो टिनाइटस हो रहा था, वो उससे दब जाती है, मास्क हो जाती हैं। तो टिनाइटस मास्कर जो है वो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक मैंने सिंपल भाषा में आपको एक टिनाइटस के बारे में आइडिया दे दिया है, और इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर कारण जो हैं वो ठीक होने वाले होते हैं, और जो नहीं भी ठीक होने वाले होते हैं, इन सब थेरेपीज़ जो हमने बताई हैं, इससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है और वो काफ़ी खुश रहते हैं। तो इसमें बहुत डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये साउंड मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी, तो ये सोच के ही वो घबरा जाते हैं। अगर कभी भी ऐसी साउंड है तो सबसे ज़रूरी है उसमें डायग्नोसिस करना कि कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है, और उसके बाद अगर आपकी ENT सर्जन है वो अच्छे से आपको समझा देंगे, काउंसिल करेंगे। नहीं भी ट्रीट हो रहा है तो उसके साथ साथ ये कॉग्निटिव थेरेपी या रिट्रीविंग थेरेपी से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।